नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरी आवाज़ और मेरे द्वारा कही हुई कहानियाँ कैसी लगती हैं ज़रूर बताते रहा कीजिए, क्योंकि जब तक मुझे आपका फीडबैक नहीं मिलेगा मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपको ये सब कैसा लगता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर डालिए और लोगों के साथ ये कहानियाँ शेयर भी कीजिए। चलिए अब चलते हैं आज की कहानी की तरफ। बहुत दिनों से शिवानी जी की कहानी नहीं सुनी, तो आज सुनते हैं उनकी कहानी विवर्त। चलें शुरू करें। आज पुराने कपड़ों के बक्सों को ठीक कर रही थी तो नेफ्तलिन में रिसा बसा मुझे एक बहुत पुराना पत्र मिल गया। गत माह मैंने फिर एक कन्या को जन्म दिया है। पंडित जी ने कहा मकर राशि मिथुन लग्न में जन्मी है। इसी से नाम कहा गंगा, गिरजा, खष्टी। मुझे इन तीनों में से एक भी नाम नहीं जचा। तू तो कहानी लिखती है, कोई अच्छा सा नाम लिख भेजना। बेचारी हीरा, इस बार उसका दांव व्यर्थ ही गया था। किंतु ऐसे दनादन बेटियां पैदा करना क्या उसके लिए अच्छा था? मैं ही तो उसे अपने साथ डॉक्टर खजान चंद्र को दिखाने ले गई थी। शय का तक्षक उसकी नन्ही सी छाती पर बैठा ही था और जब मेरी ही उपस्थिति में डॉक्टर खजान ने उससे स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि उसे भविष्य में कठिन संयम से रहना होगा एवं पति का साहचर्य कभी भी उसके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, तो वह तो लाल पड़ गई थी। मेरे भी कुंवारे कान लज्जा से लाल पड़ गए थे। तब वह 2 ही पुत्रियों की जननी बनी थी। उसके बाद जब भी छुट्टियों में घर जाती तो सुनती उसने फिर एक पुत्री को जन्म दिया है। यह लंबा सिलसिला वर्षों तक चलता रहा। जब भी उससे मिलने जाती देखती एक कन्या उसकी गोद में है, दूसरी पेट में। पुत्र की कामना को व्यर्थ कर जब उसकी 7वीं पुत्री ने जन्म लिया तो वह कंकाल मात्र रह गई थी। मैं सोचती थी कैसे विवाह करेगी इन 7 पुत्रियों का, किंतु पुत्रियों को ब्याहने में उसे विशेष कष्ट नहीं हुआ। गोरी उजली गंधर्व कन्याओं सी उसकी पुत्रियां जहां 17-18 वर्ष की होती, उनके रूप गुणों की चर्चा उनके लिए स्वयं ही रिश्ते ढूंढ लाती। सबसे छोटी का नाम मैंने ही धरा था, ललिता। उसी के लिए हीरा को सबसे अधिक चिंता थी। तेरे जीजा ने इसे सिर चढ़ा लिया है। कहीं से बात आती है तो कहती है नहीं मैं अभी पढ़ूंगी। कितना समझाती हूँ पढ़ लिख कर क्या नौकरी करेगी? कहती है हाँ करूंगी। बाबूजी ने मेरी कुंडली देखकर कहा है प्रबुद्ध विद्या है मेरे भाग्य में और विदेश यात्रा का स्पष्ट स्थिर योग है। वही स्थिर योग तो उसे ले डूबा। पिता को वह दैवज्ञ मार्तंड मानकर ही पूछती थी। विद्या संबंधी उसकी भविष्यवाणियां जब पूरी हुई तो उसने संस्कृत भूगोल में एमए कर मुझे पत्र लिखा। तो मैंने एक बार फिर समझाया, देख ललिता, यह डबल एमए का युग्म गौरव मुझे तेरे भविष्य के प्रति अखरता है। क्या करेगी इन डिग्रियों का? क्या केवल दूसरे विषय में एमए करने की उत्कंठा तुझे स्वयं अपनी कुंठा के छिपाने का प्रयास नहीं लगता? यदि करना ही है तो संस्कृत के किसी शोध कार्य में जुट जाती। पर वह मुझसे शायद नाराज हो गई थी। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इसी बीच सुना हीरा नहीं रही। मैंने जब ललिता को अंतिम बार देखा वह इंटर की परीक्षा देकर घूमने अपनी बड़ी बहन के पास नैनीताल आई थी। लंबी छरहरी कराल यष्टि बरौनियां देखकर लगता ही नहीं था कि असली हैं। उनकी स्वाभाविकता मुझे असंदिग्ध लगी। बेचारी लड़की शायद जानती भी नहीं होगी कि अब नकली भवें भी खरीदी जा सकती हैं। उसकी कांचन देह से भी अधिक आकर्षक थी उसके हृदयाकार चेहरे की निर्दोष छवि। उसकी उसी छवि से मुग्ध होकर मैंने जीजाजी को उसके लिए अपने भतीजे का रिश्ता भी भेजा था, किंतु लौटते ही डाक से मेरा प्रस्ताव उस मूर्ख लड़की ने पान के पत्ते सा फेर दिया था। आज वही सुपात्र एक मल्टीनेशनल कंपनी में बादशाह सी शान शौकत से नौकरी कर रहा था। मुझसे बार बार क्षमा मांगकर जीजाजी ने लिखा था, उसका प्रारब्ध ही शायद उसे ऐसा जिद्दी बना गया है। यह रिश्ता फेरने में मुझे मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा है, पर उसे कैसे दोष दूं?
धारा नैव पंतति चातक मुखे मधस्य किम दूषणम यत् पूर्व विधिना ललाट लिखितम तर तन्मार्जितः कः क्षमः। तब क्या जीजाजी ने पुत्री के ललाट लिखित प्रारब्ध को बांच लिया था? दूर संपर्क की उस ममेरी बहन का विस्मृत चेहरा इतने वर्षों बाद उसका पत्र हाथ में लेते ही फिर आंखों में तिर उठा। जिसने भी उसका नाम धरा ठीक ही धरा था। स्वभाव से, रूप से वह सचमुच हीरा थी। दुबली पतली नाजुक हीरा का विवाह हुआ था तो शायद 16 की भी नहीं थी। नथ पहनने के अदना उत्साह में अपनी सुतवा नाकिस में टोका के चिन्ह को बड़ा कराने वह मेरे पास आई थी। मैंने ही मयूर पंख की डंडी को तराश कर उसकी नाक में पहना, जल बिंदु से डंडी को सिक्त किया था जिससे फूल डंडी से छिद्र बड़ा हो जाए और मेरी अंतरंग बाल्य सखी अनायास ही अपने विवाह के दिन नथ पहन ले। जब कन्यादान के गोठ में उसके विवाह का सुहाग गाया जाने लगा तो मुझे लगा स्वयं मेरा ही एक अंग धीरे धीरे मुझसे विच्छिन्न हो रहा है। इसके बाद वर्षों तक मैं उससे नहीं मिल पाई, पर 7वीं पुत्री के जन्म की सूचना देकर उसने मुझे नाम धरने का आग्रह किया तो मैंने भुनभुना कर उसे लिख दिया था, क्या दर्जन पूरे करने का इरादा है, अब बस भी कर। मैं क्या जानती थी कि मेरा कहना वह इतनी जल्दी मान लेगी। वही ललिता उसकी आँछन पोछन रही। फिर वर्षों बाद अचानक ललिता मुझे अल्मोड़ा में मिली। हीरा की मृत्यु के बाद उस परिवार से मेरा संबंध ही टूट गया था। एक मोटा खुरदरा काला शॉल ओढ़े वह कपड़े की दुकान से खरीदारी कर रही थी। बेहद ठंड थी। 3 दिन लगातार बर्फ पड़ने के बाद हवा की तीखी धार को सन की मौसम ने जैसे पत्थर पर घिसी छुरी सा तेज बना दिया था। इसी से शायद उसने नाक मुंह शॉल का बुर्का बनाकर ढांप लिया था। गोरी अंगुलियों की दमक और चौड़े माथे की चमक देखकर ही मैं प्रभावित हुई थी। पूर्व परिचय का न सूत्र था न छोर। हाथ का बंडल नीचे रख वह अपना भोंडा महीन छाता खोल रही थी कि मैं ठिठक गई। भगवान, हीरा तो मर खप गई थी, यह क्या उसका भूत है? मैं बड़ी अशिष्टता से उसे आंखें फाड़कर घूर घूर कर देख रही थी। यह मैं स्वयं ही भूल गई थी। मेरी अशिष्टता उसे बाद में अखरी। उसके अत्यंत रूखे प्रश्न का चांटा मुझे सहसा तिलमिला गया। कहिए, ऐसे क्या देख रही हैं? मुझे तो स्मरण नहीं पड़ता कि मैंने आपको कहीं पर देखा है। एक झबरी अयाल वाले लद्दू घोड़े की लगाम थामे एक भोटिया कुली उसकी पड़ताल कर रहा था। मैं फिर ठिठक कर उसका अश्वारोहण पूर्ववत देखने लगी। उसने अपने हाथ के बंडल सईस को थमाए, शॉल को फिर सौराष्ट्री ग्रामीणों की भांति सिर पर, कान नाक पर लपेटा और अनुभवी अभ्यस्तता से धड़ाक से घोड़े पर सवार हो गई। साड़ी घुटनों तक उठ जाने की जैसे उसे कोई चिंता ही नहीं हुई। दक्ष हाथों लगाम थाम वह एड़ लगाने को ही थी कि मैंने लपक कर उसे एक बार फिर रोक लिया। सुनो, मैंने कहा, तुमसे कुछ पूछना है। इस बार वह फनफनाई नागिन सी बिफर उठी। क्यों परेशान कर रही हैं? क्यों पीछा करे हैं मेरा? कहा ना मैंने, दफ्तर में आ जाइए। मैंने हंसकर पूछा, क्या तुम हीरा की लड़की हो? एकाएक उसका कठोर चेहरा माँ का नाम सुनते ही बदल गया। तुम हीरा की लड़की ललिता हो क्या? आप अम्मा को जानती थी? आपने मुझे कैसे पहचान लिया? वह चट से घोड़े से उतर मेरे सम्मुख खड़ी हो गई। क्या भूल गई जब इंटर की परीक्षा देकर तुम मुझे अपनी बहन के साथ फ्लैट पर मिली थी? हाय, कितनी मूर्ख हूं मैं, पर आप भी तो कितना बदल गई हैं। असल में जब आपको देखा था, कहकर फिर वह स्वयं ही खिसियाकर चुप हो गई। मुझसे ही कह रही है ललिता, जब किसी ललाट से बिंदी, कंठ से मंगलसूत्र और कलाइयों से चूड़ियों का अस्तित्व विलीन हो जाता है तो फिर वह चेहरा भी सहज पकड़ में नहीं आता। क्यों, अब यह बताओ, तुम क्या कर रही हो? जीजाजी कैसे हैं? मैं अब हेडमिस्ट्रेस हूँ मौसी, और बाबूजी ठीक हैं। बीच बीच में उनका पुराना श्वास उमड़ आता है। फिर उसकी बारी थी। वह हंस हंस कर मुझसे प्रश्न पूछती जा रही थी
और एक एक प्रश्न के साथ साथ उस मनहूस शॉल से भ्रामक बन गई। उसकी वयस के एक एक वर्ष जैसे घटते जा रहे थे। यह तो 16 वर्ष की हीरा ही जैसे पान खाकर मेरे सम्मुख खड़ी अपनी नुकीली जीभ निकालकर पूछ रही है, खूब लाल हो गई है ना? 2 ही पान खाकर आई है। अभी जानती है कुंती बुआ क्या कहती हैं? प्यारी को पान, कुप्यारी को मेहंदी, गोरी को काजल, काली को बेंदी। अच्छा, तो तेरा दूल्हा तुझे खूब प्यार करेगा, यही कहना चाहती है ना? चल हट। उसने मुझे शर्मा कर धकेल दिया था। मौसी, मैं आज रात अपनी अध्यापिका के यहाँ रुकूंगी, कल सुबह ही बस से जाऊंगी। चलिए ना मेरे साथ, बाबूजी आपको देखकर कितना खुश होंगे, जागेश्वर के दर्शन भी कर लेंगी। मैं जानती थी जागेश्वर मंदिर का शीर्ष हीरा के बरामदे से दिखता था। ब्रह्म कुंड से एक पतली सरपिल पगडंडी ठीक उसके घर तक पहुंचती थी। ठीक है, चलूंगी ललिता, सुबह मुझे यहीं से साथ ले लेना। अब तू देर मत कर, सुना है अब अल्मोड़ा की सड़कें भी निरापद नहीं रह गई हैं। संध्या 6 बजे से ही नशे में मत्त मदालस युवकों का उन्मत्त आचरण स्वर चक्षुओं से देख मैं कई बार मन ही मन क्षुब्ध हो उठी थी। क्या यह वही अल्मोड़ा है जहां 20 वर्ष पूर्व ग्रह का तरुण पुत्र बिना पिता की आज्ञा के कान में यज्ञोपवीत डाले लघुशंका से भी निवृत्त होने की धृष्टता नहीं कर सकता था? दूसरे दिन वह तड़के ही मुझे लेने आ गई थी। तेरा चेतक? मैंने हंसकर उसे छेड़ा। पहले वह नहीं समझी, फिर ठठाकर हंसी। वह हमारे जाने तक वहां पहुंच चुका होगा। मैंने सईस से कह दिया है वह एक और घोड़ा मंगवा लेगा। घर तक बेहद तीखी चढ़ाई है ना? तब सुन, मैंने कहा, कैसी भी तीखी चढ़ाई हो, मैं उस 1.5 फुटे खच्चर पर नहीं चढ़ूंगी। बस पहुंची तो धूप निकल आई थी। पनुआ नौला से जागेश्वर तक की भव्य बीथिका मुझे संसार की अब तक देखी सब बीथिकाओं से सबसे सुंदर लगती है। चारों ओर अद्भुत निस्तब्धता, देवद्रुमों की हिम शीतल बयार का स्निग्ध स्पर्श, जैसे कोई रह रहकर माथे, कपोल, कंधों पर आइस बैग रख रहा हो। झींगुर की लयबद्ध झंकार और कदम कदम पर दिव्य प्राचीन भग्न मंदिरों की भव्य झांकी। वह रहा हमारा मकान जहां छत पर कद्दू सूख रहे हैं। उसने बड़े उत्साह से चाल और तेज कर दी, पर मेरा एक एक पैर मन भर का हुआ जा रहा था। उन व्यर्थ सूखते विराट कद्दुओं का इतिहास स्वयं उसके बाबूजी ने ही बताया था। हम पहुंचे तो गृहस्वामी एक धोती पहने अपनी नंगी पीठ को एक लंबी पेंसिल से खुजा रहे थे। बड़ी देर कर रही हो बेटी, मैं तो सोच रहा था कल शाम ही आखिरी बस से लौट आओगी। उन्होंने शायद पहले मुझे नहीं देखा, फिर अचकचाकर उठे और खूंटी पर टंगा कुर्ता पहनकर एक बार मुझे और एक बार ललिता को देखने लगे, जैसे पूछ रहे हों ये किसे ले आई। मैं खड़ी ही थी। क्यों, बैठने को नहीं कहेंगे जीजाजी? मैंने हंसकर कहा। कभी तो आपने मुझे उठाकर मुंह में धरने की इच्छा प्रकट की थी, अभी भी नहीं पहचाना? एकाएक उनके क्लांत चेहरे पर जैसे डूबते सूर्य की समग्र लालिमा उतर आई। कैसा मूर्ख हूं मैं, पर दोष क्या मेरा है? आज शायद 35 साल बाद देख रहा हूं आपको। अहो भाग्य, अहो भाग्य, आपने आज इस दीन की कुटिया को पवित्र तो किया। जा बेटी, जल्दी चाय का पानी तो चढ़ा दे। अनेक वर्षों की संचित स्मृतियों ने सहसा कलेजा मरोड़ दिया। अप्सराओं सी सुंदरी कामदार लहंगे दुपट्टे में गठरी बनी सप्तपदी की अवसन्न धूम्र रेखा से घिरी नौशे के पास बैठी दही बताशा खाने मुंह ही नहीं खोल रही थी। मानसून के परिवेश से सब सयाने कुमाऊं के कठोर अनुशासन के चाबुक से भीतर खदेड़ दिए गए थे। रह गए थे वृद्ध पुरोहित, नौशे के कुछ मित्र और बन्नी की सखियां। चुहल चुटकियों का बाजार गर्म था। नौशा विवश दृष्टि से बार बार अपने एक जूते को देख रहा था, दूसरा मंचली सालियों ने छिपा दिया था। अब कैसे उठेगा एक जूता पहनकर? तभी पंडित जी का आदेश पाकर वह सहमे डरे हाथों से दही बताशे का कौर
नववधू के मुंह की ओर ले गया और उसने लजा कर घुटनों में मुंह छुपा लिया। अरे खा ले, बहुत सजीला दूल्हा मिला है तुझे, मैंने उसके कान में कहा। नौशा कौर हाथ ही में लिए ऐसा गंभीर बना बैठा था जैसे मुंह में दांत ही ना हो। शायद उसने मेरी फुसफुसाहट सुन ली थी। सहसा उसने कौर मेरी ओर बढ़ा दिया था। मैं इतना ही पसंद हूं तो तुम खा लो ना, यह तो मुंह खोलती ही नहीं। किंतु वर पक्ष के उसके उद्दंड छोकरे मित्रों की हंसी मुझे अपदस्थ नहीं कर पाई। मैं तो खा ही लूंगी, मैंने गंभीर स्वर में कहा, पर आपको जवाबी कौर में क्या खिलाऊंगी? अजी हमारी चिंता मत करो, तुम्हें देखकर हमारी लार कब से टपक रही है। साली साहिबा तुम्हें उठाकर मुंह में धर लेंगे। और फिर उस चुभती जवाबी चुटकी का उत्तर मैं नहीं दे पाई थी। आज इतने वर्षों के पश्चात अपने इसी रसिक जीजा की आपाद मस्तक बदल गई छवि को देख कंठ में गहर सा अटक गया था। कहाँ गया उस दीर्घांगी देह का पीता वर्ण, घने काले केशों की सघन छाया में दबदब चमकता चौड़ा माथा और लड़कियों सी लजीली हंसी से विलसित लाल अधरों की संयमित परिहास पगी अद्भुत छटा। दोनों कपोल भीतर निमग्न होने से पूरा चेहरा ही बदल गया था। चौड़े कंधे सिमटकर सिकुड़ने से पीठ झुक गई थी। कंकाल सी देह पर कुर्ता पहनने से पूर्व मैं उनकी पसलियों के ढांचे को स्पष्ट देख चुकी थी। मैंने कमरे को दीवारों पर दृष्टि फेरी, न जाने कितने वर्षों के कैलेंडर तस्वीरों से दीवार भरी थी। बेटी ललिता, तू मौसी के पास बैठ, मैं अभी आया, कहकर वे उठे, कोट पहना और झोला लेकर बाहर चले गए। मैं समझ गई कि बेचारे मेरे लिए ही जलपान की सामग्री जुटाने तीर सा निकल गए हैं। ललिता चौके में चाय का पानी चढ़ाने गई तो मैं उठकर दीवारों पर लटकी तस्वीरों में अपनी विस्मृत सखी के चेहरे को ढूंढने लगी। एक ही कतार में ललिता की 6 बहनों के पति सहित चित्र लगे हुए थे। अपनी इन सुंदर दुहिताओं के अनुरूप वर जुटाने में जीजाजी को विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ा होगा। मैं उन्हें देख ही रही थी कि ललिता आ गई। मौसी, अपनी फोटो देखोगी? माँ के साथ आपकी भी एक तस्वीर लगी है बाबूजी के कमरे में। मेरी कौन सी तस्वीर है री? मैंने तो कभी हीरा के साथ तस्वीर नहीं खिंचवाई। वाह, खिंचवाई कैसे नहीं? चलिए दिखा दूं। स्टूल पर चढ़कर एक धूल गर्द से धूमिल तस्वीर निकाल आंचल से पोंछ उसने मुझे थमा दी। ओह, मुझे तो इसकी याद ही नहीं थी। तेरे बाबूजी ने ही तो हम दोनों की ये तस्वीर खींची थी। अपनी इस विचित्र सज्जा को देख मुझे स्वयं हंसी आ गई। एक सी मखमली बेल लगी जॉर्जेट की साड़ी के साथ हम दोनों ने एक ही से काले साटन के ब्लाउज सिलवाए थे। उन दिनों की प्रचलित चुन्नटदार बाहें, कमर में इलास्टिक की चुस्ती और गले में झालर। दाड़िम के पेड़ के नीचे एक दूसरे के कंधे पर हाथ धरे हम दोनों खड़ी थीं। दाड़िम के फूलों से लदी डालियां जीजाजी ने खूब झकझोर दी थी और झर 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 कर डमरू से लाल लाल पुष्प हमारे कंधे, माथे, कान पर स्वयं लुभावने लोलल बन लटक रहे थे। वाह, अब तुम दोनों वन देवियां सी ही लगोगी इस तस्वीर में। अब मुस्कुराओ तो जरा। 1, 2, 3। और प्रथम यौवन की वह चिंताहीन, उन्मुक्त, निर्दोष हंसी अविकल आज भी उस धुंधली पीली पड़ गई तस्वीर में ज्यों की त्यों धरी थी। अच्छा, वही तस्वीर दिखा रही हो मौसी को? हाथ के कागज के 2-3 पुड़े ललिता को थमाकर वे बोले। खूब बढ़िया चाय बनाना ललिता, तेरी मौसी को मसाले की चाय और वेदा होटल की दाल मोट बहुत पसंद है। उनके सुदर्शन चेहरे की झुर्रियां सहसा उद्भासित हो उठी थीं। मेरा वेदनाक्रांत अपराधी मन खिसिया गया। जिस स्नेहा व्यक्ति को आज भी वह याद है कि मुझे वेदा होटल की दाल मोट और मसाले की चाय बहुत पसंद है, अपने सुखी समृद्ध जीवन के बीच क्या कभी एक क्षण भी मुझे उसकी याद आई? उनकी पुत्रियों के विवाह के मैंने औपचारिक उत्तर भी दिए, शगुन के मनी ऑर्डर भी भेजे। हीरा की मृत्यु का राम स्मरण अंकित कोने में से चिरा पोस्टकार्ड भेजने में भी उन्होंने तत्परता बरती, पर उसके उत्तर में
क्या मात्र औपचारिक संवेदना देने का ही रिश्ता था मेरा? अच्छा हुआ आज ललिता आपको यहाँ खींच लाई। सुनिए जिया जी, आप कहकर मुझे दंड ना दीजिए। मैं स्वयं लज्जित हूँ। जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। इतने वर्षों में आपको एकदम ही भूल गई, पर आप ना कहें मुझे। मेरा गला रुंध गया। नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो? तुम्हें दोष कैसे दूं? हीरा के साथ ही मेरे सब रिश्ते खत्म हो गए। अब क्या अपने लिए जी रहा हूँ? भगवान ने सबको पार लगा दिया, यही बची है। इसके लिए भी कई रिश्ते आ रहे हैं, पर क्या बताऊं तुम्हें, अपनी बहनों जैसी यह नहीं है। वे बेचारियां तो जहां गाय सी बांधी वहीं बिना मीन मेख निकाले बंध गईं। यह तो हर रिश्ता फेर देती है। कहती है जब मेरा मन संतुष्ट होगा तभी विवाह करूंगी। अब तुमसे क्या छुपाऊं, वे मेरे पास खिसक आए थे। एक बड़ा पहुंचा गढ़वाली पंडित मेरा मित्र है, ऐसा दिग्गज तांत्रिक कि जो अनुष्ठान हाथ में ले वही सफल। उसी से मैंने इस नवरात्र में पुनश्चरण करवाया है। कहता है स्वयं लड़की आकर तुमसे कहेगी बाबू मेरी शादी कर दो। क्या मेरी बुराई कर रहे हो बाबूजी? ललिता चाय नाश्ते की ट्रे लेकर हंसती हुई हमारे बीच खड़ी हो गई। उसके उत्फुल्ल कमनीय चेहरे की स्निग्ध हंसी देख मैं मुग्ध हो गई थी। चौके में जाकर वह अपना मनहूस शॉल, जूते, मोजे, मफलर शायद उतार कर रख आई थी। लड़की यदि स्वयंवरा बनी भी थी तो उसने कोई अन्याय नहीं किया था। अपने रूप यौवन के अनुरूप जीवन सहचर न मिलने पर उसे यदि जीवन भर की आम्लान पुष्पहार के लिए राजपुत्रों की प्रतीक्षा में भटकना पड़े तो कोई दोष नहीं था। उस दिन उसके दारिद्र परिवेश में जितनी ही बार मैं उसे देख रही थी, तेजोमय अष्टभुजा का सा वह तेज मुझे उतनी ही बार निर्वाक किए दे रहा था। यो माम जयति संग्रामे यो में दर्प व्यपोहति यो में प्रतिवलो लोके स में भरता भविष्यति। तू तो इतनी सी लगती है हेडमास्टरनी बनकर, अपने स्कूल की मास्टरनियों को संभाल भी पाती है या नहीं? मैंने हंसकर पूछा। उसने तो सिर झुका लिया, पर जीजा जी कहने लगे अजी पूछो मत, सुना है थर थर कांपती हैं इससे सब। मजाल है जो इसके स्कूल की लड़कियां कोई ऐसा वैसा कपड़ा पहन तो लें। सलवार के पांचों की चौड़ाई तक इंची टेप से नापती है यह। प्रत्येक कमरे की सुघड़ स्वच्छ छटा में निश्चय ही उसके हस्ताक्षर थे। न कोई अव्यवस्था, न कहीं एक कण धूल का। कोने में कतार पर धरे बक्सों को एक ऊंचाई में साध उनका जंग लगा कलेवर अदृश्य कर उसने दर्शनीय दीवान का रूप दे दिया था। रसोई में गई तो देखा चमकते बर्तनों को यथास्थान सजाया गया था। साफ सुथरी मसालों से भरी शीशियां एक कतार में, एक ऊंचाई में कवायद में तने फौजियों सी खड़ी थी। वह फिर मुझे अपने कमरे में ले गई। इस आडंबरहीन ग्राम से शायद उसने कभी एक कदम भी बाहर नहीं रखा होगा। फिर भी अत्याधुनिक लटके इसने क्या पत्र पत्रिकाओं से देखकर ही अपने कमरे की सज्जा में उतार कर रख लिए थे। एक कोने में एक तख्त पर ही उसका बिस्तर लगा था। दीवार पर हुसैन की झूला का अविकल अनुकृति देख मैं चौंक उठी। यह हुसैन के झूला का रीप्रिंट है ना? रीप्रिंट नहीं है मौसी, मैंने देख देख कर बनाया है। कहाँ सीखा तूने यह सब? मैंने आश्चर्य से पूछा। सीखा कहीं नहीं, मुझे अच्छा लगता है। एक बार बाबूजी से कहा भी था मुझे शांति निकेतन भेज दीजिए। मौसी ने भी तो पढ़ा है वहाँ पर माँ ने तब ना। और भी कई बनाई हैं मैंने, देखोगी मौसी? वह अलमारी से पूरा बंडल निकाल लाई। उसकी रुचि एवं प्रतिभा देखकर मैं दंग रह गई। अभी एक ऐसे ही कला प्रवंचक के विषय में पढ़ा था जो अपनी जादूगरी उंगलियों से 13वीं-14वीं शताब्दी की कलात्मक कृतियों की हूबहू नकलों से देश विदेश के प्रख्यात कला मर्मज्ञों को झांसा दे सैकड़ों चित्रों को 13वीं शताब्दी के मौलिक चित्र बता बेचकर लाखों रुपया कमा चुका है। मैंने एक बार फिर उसके निर्दोष निरीह चेहरे को देखा। सच कहती हूँ, उद्दत यौवन की ऐसी निर्मम हत्या मैंने इतिपूर्व कभी नहीं देखी थी।
अनाकर्षक ढंग से लपेटी गई साड़ी, जिसके आंचल में वह प्रत्येक कार्य को निपटा हाथ पोंछ झाड़न का काम ले रही थी, पूरी बाह का ठेठ पहाड़ी सलूका, जिसकी अनाड़ी सिलाई में किसी देहाती ढोली दर्जी के बेतुके हस्ताक्षर स्पष्ट दिख रहे थे। मनहूस भूरे रंग की मर्दानी जैकेट, जिसे शायद उसने अपने पिता के पुराने कपड़ों से निकालकर पहन लिया था। लंबे घने केशों को कंघी का चाबुक मार मार कर उन्हें बरबस सीधा कर एक अनाकर्षक टेढ़े मेढ़े जूड़े में बंदी बनाया गया था। फिर भी कुछ अबाध्य लटें ललाट पर आई थीं। हाथ के बिने मोजों में विभिन्न स्वेटरों की बची खुची बेमोल बहुरंगी ऊनों का काडराय किसी संतुलित सज्जा का संकेत भी नहीं दे रहा था। अब तक लगभग वैसा ही एक सतरंगी मफलर वह बड़ी उदासीनता से लपेटे थी। फिर भी शिव कंठ में लिपटे भयानक सर्प सा वह उसकी पतली सुडौल ग्रीवा को मंडित ही कर रहा था। जूते उतारकर उसने कोने में धर दिए थे। क्या इन बूटों को किसी फौजी से आधे दामों में खरीद लाई है री ललिता? मैंने पूछा तो वह हंसने लगी। देख तो रही हो मौसी, हमारे घर तक कैसी भयानक चढ़ाई है। कैसी ही मजबूत चप्पलें क्यों न हो, 2 दिन भी नहीं चलती। इसी से पिछली बार प्रैक्टिकल इम्तहान लेने टनकपुर गई तो वहाँ से खरीद लाई। पैर भी बच जाते हैं और मोजे भी। यह तो देखकर ही लग रहा है कि टनकपुर से खरीदे हैं तूने, मैंने हंसकर कहा। पर तेरे ये मोजे तो न बचते तो अच्छा था। क्या कहूँ, समझा समझा कर हार गया हूँ इसे। जीजाजी का स्वर सुनकर मैं चौंकी। न जाने कब वे दबे पांव आकर हमारे पीछे खड़े हो गए थे। न जाने कैसे कैसे कपड़े पहन लेती है। इसकी माँ को पहनने ओढ़ने का कैसा शौक था तुम्हें पता ही है। मजाल है जो दिन भर एक ही साड़ी पहनने पर भी आंचल में एक शिकन तो पड़ जाए। और एक यह है, न पहनने ओढ़ने का शौक, न खाने पीने का। मैं न होता तो शायद यह डबल रोटी खाकर ही दिन काट लेती। कई बार कह चुका हूँ, बेटी उम्र से पहले ही क्यों बुढ़ा रही हो, कुछ ढंग के कपड़े ही बना ले। पर यह सुनती ही नहीं है, न मेरी न भगवान की। हर साल इसकी बहनें आती हैं तो कह जाती हैं, बाबूजी 5-7 कद्दू सूखने ज़रूर डाल देना छत पर, क्या पता इस साल ललिता की शादी कहीं पक्की हो जाए। अच्छा, तभी पीले कद्दू सूख रहे हैं छत पर। मैंने हंसकर म्लान मुखी ललिता को हंसाने की चेष्टा की, पर शायद पिता की बेसुरी शहनाई अच्छी नहीं लग रही थी। बूंदें पड़ने लगी हैं, कपड़े उठा लाऊं? कहकर वह बाहर चली गई। तुम तो बहुत लोगों को जानती हो, कभी कोई अच्छा घर वर देखो तो इसका ख्याल रखना, जीजाजी ने धीरे से कहा। किंतु मुझे उसके लिए फिर घर वर देखना नहीं पड़ा। जीजाजी के गढ़वाली तांत्रिक का पुरस्चरण व्यर्थ नहीं गया। अच्छे घर वर ने उसे स्वयं ही ढूंढ लिया। मित्रों, ये कहानी ज़रा लंबी है, लगातार सुनते हुए आप ऊब सकते हैं, इसलिए इसे हम कुछ भागों में आपके सामने सुनाएंगे। आज आपने सुना इसका पहला भाग। आगे की कहानी जानने के लिए इसका अगला भाग ज़रूर सुनिएगा। जल्दी मिलते हैं। नमस्कार।